हाय गणेश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया। हेलो, गुड आफ्टरनून। तेरे तेरे बैच के बच्चे थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ओ बॉयज एंड गर्ल्स बैठो ना यार, चिल मारो अभी। तीन पेजेस पे 20 मिनट। एवरीवन चलो, टेल मी, सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा पढ़ते हैं अपन? व्हाट? जनरल रिजर्व। उसके बाद जनरल रिजर्व पहला, जनरल रिजर्व दूसरा, ठीक है, ट्रांसफर। थर्ड वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट बेंच स्टॉप टॉकिंग। प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट? उसमें दो आइटम्स है। पहला वाला करंट ईयर प्रोविजन, दूसरा वाला करंट ईयर पेमेंट, बराबर है? उसके बाद प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में भी करंट ईयर प्रोविजन, उसके बाद करंट ईयर पेमेंट, बराबर है? फिर फिफ्थ वाला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में पहला 5A परचेज, 5B सेल, 5C प्रॉफिट एंड लॉस, एंड 5D इज डेप्रिसिएशन। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड, राइट? एंड देन फाइनली अपना आता है इन्वेस्टमेंट। 7A, 7B, 7C, 7B परचेज, 7A परचेज, 7B सेल, 7C प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आई होप तनिष तुझे भी याद होगा ये। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अभी दो तीन लेक्चर्स, मतलब इंक्लूडिंग टुडे, हम लोग सम्स के साथ जाएंगे। देयर इज वन मोर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज पेंडिंग, ठीक है, जो हम लोग ये चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे। तुम लोगों ने 11th और 12th मैक्सिमम पीपल आर अकाउंट्स पीपल, एज इन कॉमर्स पीपल। सो शायद तुम लोगों ने ये सुना होगा। मैं तुम लोग से बात कर लेता हूँ इस बारे में। बॉयज इधर ध्यान दो। हैव यू हर्ड ऑफ द मेथड प्रोविजन फॉर डेप्री? बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दो। हैव यू हर्ड ऑफ द मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? सुना है ऐसा? नहीं सुना है? एनीवन? डेप्रिसिएशन नहीं सुना है? ठीक है, रिमोट नहीं है मेरे पास, पता नहीं। पैन ऑफ कर। नाउ लिसन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है पता है? लेट्स सी, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बस बस बस, बहुत ठंडा हो जाता हूँ। व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? यस एवरीवन, यस और नो? इसकी वजह से क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है, एंड फिक्स एसेट नाम का जो एसेट है वो कम हो जाता है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू यू हैव टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन बट यू डोंट हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट? क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट का वैल्यूएशन का कॉस्ट हमको दिखाना है एट कॉस्ट, ऑलराइट? विच मीन्स डेप्रिसिएशन डेबिट होगा पर टू फिक्स एसेट नहीं होगा। क्योंकि टू फिक्स एसेट कर दिया तो फिक्स एसेट का वैल्यू गिर जाएगा।
हमको कंडीशन ऐसा है कि फिक्स एसेट को टच नहीं करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन को फिर भी चार्ज करना है। तो ऐसे टाइम पे एक अकाउंट बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्री। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एंट्री मारते हैं डेप्री अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सपोज एसेट 100 का है, लेस डेप्रिसिएशन 1090, ये हम लोग का रेगुलर है, तो इधर हम लोग डेप्रिसिएशन 10 और फिक्स एसेट 10 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड में 10 रुपीज डेप्रिसिएशन, 10 रुपीज प्रोविजन में जाएगा। फिक्स एसेट अब कितना रहा पता है, 100 ही रहा। फिक्स एसेट अभी 100 ही रहा, लेकिन एक प्रोविजन फॉर डेप्री यहाँ पे लिखने का रहता है बैलेंस शीट में ही, 10, जिसके वजह से ये 90 हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट का जो लेजर है ना, ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिखेगा ना, वो 90 नहीं दिखेगा, वो 100 दिखेगा। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो सुनो। ट्रायल बैलेंस में सब बैलेंसेस रहते हैं, राइट। अगर हम लोग फिक्स एसेट 100 देखें, हम लोग 100 लिख देते हैं बैलेंस शीट में। फिर अपना स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मेथड, ये बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें 100 का फिक्स एसेट होता है, हम लोग 10 रुपए का डेप्रिसिएशन कर देते हैं, तो वैल्यू कितना हो गया? 100 का फिक्स एसेट होता है, 10 रुपए का डेप्री कर देते हैं, वैल्यू कितना हुआ? 90 हुआ। 90 हम लोग का बैलेंस शीट में दिख जाता है, यही 90 ट्रायल बैलेंस में भी रहता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। सुना सब लोग ने? हाँ, सब लोग ने सुना, समझा क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कंपनीज एक्ट ने ना एक चीज को मैंडेट किया है कि शेयर होल्डर्स को ना फिक्स एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिखना चाहिए, व्यू होना चाहिए, दिखना चाहिए। कि शेयर होल्डर शुड नो कि उनका जो पैसा गया है कंपनी में, उसमें से फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट कितने पे खरीदा था। तो फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाओ, कुछ भी हो जाए, कंपनी एक्ट ने बोल दिया। ओके फिर, पर अकाउंटिंग ने बोला अरे यार, अगर मैं फिक्स एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाऊंगा, ये एसी मैंने खरीदा 2020, थोड़ा 2 साल पहले, 2023 में या 2022 में, दैट टाइम इट वॉज 35,000। 2 साल हो गया, तो 22, 23, 20, सॉरी 23, 24, 25, 25 खत्म होने, तीसरा साल खत्म होने हैं। अभी भी इसका वैल्यू 35,000 रहेगा क्या? कम होएगा ना? तो ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स उसका वैल्यू 35 से कम दिखना चाहिए, यस और नो। लेकिन वो 35 ही दिखाना है, हमारा कंपल्शन है। तो क्या हो जाएगा, होता है अकाउंटिंग का पर्पस डिफीट हो जाएगा। अकाउंटिंग का पर्पस ये है, बैलेंस शीट शुड डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जो दिख रहा है वो रियलिस्टिक वैल्यू दिखाना चाहिए। हम लोग ने उसको 35,000 दिखा, था 35 तो रॉन्ग है, उतना तो मिलने ही नहीं वाला एसी का। तो क्या करें? तो एक सोल्यूशन है, प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड। जो भी डेप्रिसिएशन है ना, वो पिगी बैंक जैसे एक डेप्रिसिएशन के प्रोविजन अकाउंट में जमा करते हो, समझा? ये डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नथिंग बट अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब क्या, सुनो ध्यान से सुनो। सपोज ये एसी 35,000 का है, ठीक है। हमने इसका लाइफ पकड़ा 5 साल, 5 इयर्स, कितना इयर्स? 5 इयर्स। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन 35 डिवाइड बाय 5, 7,000 आता है। द आइडिया ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट ओनली टू रिकॉर्ड वेर एंड टेयर, बट ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि ये एसी अब कम कम होता जा रहा है। तो 3 साल, 2 साल, 1 साल, 0 ईयर के बाद नया एसी लगेगा, तो पैसा जमा कर। समझ में आया? सो व्हाट विल हैपन इज, every 7,000 rupees that you depreciate, you are actually supposed to accumulate 7,000 rupees, so that in 5 years it becomes 35,000, and now that amount can be utilized to replace this AC. समझा मैं क्या बोला? वापस बोलूं, 7,000 रुपए का तुम लोग का डिप्रिसिएशन है, कैसे है? ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 5, यस और नो? हर साल डिप्रिसिएशन करने का पर्पज ये है कि तुमको एक इंडिकेशन भी है, अरे इतना डिप्रिसिएट हुआ है, इतना पैसा जमा कर। ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते करते करते, जब एसी पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब नया एसी पैसा खरीदने के लिए पैसा जमा हो जाएगा। सो डिप्रिसिएशन ऑल्सो अ नोटिस, अ पर्टिकुलर डिस्क्लेमर कि पैसा जमा कर, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो समझा कि नहीं समझा? सो प्रोविजन में डिप्री क्या करता है, डिप्रिसिएशन एक जगह पे रखता है, जमा करता रहता है। तो अपने को दिखे अच्छा इतना डिप्रिसिएशन जमा हो गया, इतना पैसा चाहिए मेरे को। जितना डिप्रिसिएशन जमा हो गया उतना पैसा चाहिए। उतना पैसा बाद में क्यों चाहिए? क्योंकि at the end of that particular life of the asset there will be a requirement of a new asset, न्यू एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो हम लोग सेविंग करके रखें।
आ रहा है समझ में? सो प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड ऐसा आया और उस वजह से इट हेल्प टू वेज। एक तो दिखता रहा कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है आज तक। दूसरा, फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट, इट इज अ लायबिलिटी, रिमेंबर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज लायबिलिटी, सब प्रोविजन फॉर टैक्स है। सम ऑफ द अदर डेट विल बी पेएबल, राइट? वो लायबिलिटी साइड पे मत देखो, वो लायबिलिटी को एसेट के साथ लिंक करो कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 35,000 है, इतना जमा किया और डेप्री है उस पर। जिससे दो चीज होएगा, ए, ये एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट और ये जमा किया और डेप्री का एक व्यू मिलेगा कि हाँ भाई इतना इतना एसेट अभी बचा है, लाइफ थोड़े टाइम बाद लाइफ खत्म हो जाएगा, जो ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है कि एसेट का कितना लाइफ है। सेकेंडली, हम लोगों का एसेट का नेट वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगा, जिससे ट्रू एंड फेयर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां 100 रुपए का एसेट है, 10 रुपए जमा डिप्री है, 90 रुपीज का इसका नेट वैल्यू है, ये बैलेंस शीट में दिखेगा नेट वैल्यू। सुना सब लोगों ने? सो ट्रू एंड फेयर व्यू का भी काम हो गया, फिक्स एसेट का कॉस्ट का भी काम हो गया, एंड यहां पर जमा डेप्री 10 रुपया, एसेट 100 रुपए का, पैसा कितना जमा करने का? 10 रुपए का। इसका मतलब लाइफ अभी काफी है, अपने पास टाइम है। अगर एसेट 100 रुपए का ओरिजिनल कॉस्ट और जमा किया हुआ डेप्री 75, मतलब बॉस काफी डेप्रिशिएट हो गया है, कम लाइफ है। चलो लेट्स फोकस ऑन गेटिंग द एसेट, क्या बोल सकते, रिप्लेस्ड। ये भी एक नजर में आ जाता है, थोड़ा समझा? सो एक एक नए टाइप के मेथड से दो तीन निशाना लग जाता है। तो ऐसे टाइप का मेथड एग्जिस्ट करता है कंपनीज में कंपलसरी। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्री। सो व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर? ए, डेप्रिसिएशन का एंट्री इज नॉट डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन का एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सुना? बाकी पीएनएल डेबिट टू डेप्री वैसे ही होएगा जैसा होता था, वो पहले भी होता था अभी भी होएगा, डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, लेकिन जो चार्ज लगेगा वो एसेट को नहीं लगेगा, वो प्रोविजन को लगेगा। सुना सब लोगों ने? ये प्रोविजन बाद में एसेट के साथ मैच करके बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। सुना सब लोगों ने? दिस इज हाउ योर कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन का फंडामेंटल वर्क्स इन कंपनी एक्ट। अब ये सब हो गया, ये रूल पता रहना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो हम लोगों को ये रूल पता रहना चाहिए कि अगर ये कैश फ्लो में आया तो कैसे इफेक्ट देने का। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आफ्टर अ फ्यू सम्स which will be encountering will be this method of provision for debris, and that will be your adjustment number 8। सबको समझ में आया? नाउ आई आई हैड फॉरगॉटन टू टेल यू, तुम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का तुरंत सम्स चालू कर दिया, राइट? देयर इज नो पेज स्पेस लेफ्ट, राइट? कोई बात नहीं, अपन एडजस्टमेंट नंबर 8 बाद में लिखेंगे। एक पेज छोड़ने बोला है क्या? हाँ 4 पेज छोड़ने बोला था। ए चल बे, 4 पेज थोड़ी छोड़ना। एक पेज में बोलिया थोड़ा। हाँ एग्जाम्पल वाले सम के लिए मैंने 4 पेज छोड़ना बोला था। हाँ एकदम ठीक है। अरे एग्जाम्पल पीछे, उसमें से एक एग्जाम्पल लिख लिया अपन ने। अरे यार, समझा गया? मैं भूल गया कि एग्जाम्पल के लिए 4 पेज छोड़ने बोला। मेरे को याद ही नहीं था कौन सा 4 पेज ऐसा बोला रहेगा मैंने, क्या 4 पेज। अरे यार ठीक है, वहां पे सम्स लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ, एक पेज आए। एक पेज तो है ही ना, हाँ वो प्रोविजन फॉर डेप्री के लिए काम आ जाएगा। और एग्जाम्पल्स वाले 4 पेज में अभी कोई एग्जाम्पल्स नहीं आने वाला, अभी सम सॉल्व कर दो उसमें एक। ठीक है, तुम लोग को जो होमवर्क दूंगा ना, वो वहां पे सॉल्व कर देना। हाँ आगे दूंगा होमवर्क, अभी नहीं, ठीक है? वो वहां पे सॉल्व कर देना। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? पीलर। हाँ ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सॉल्विंग। तुम लोग वापस इधर टाइमर स्टार्ट।
ये वाला नहीं, अपन सॉल्विंग वाला टाइमर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करोगे, अभी तुम लोग प्रो हो गए हो, ऐसा समझ के चलो। नहीं हुए हो तो आज के दिन पे सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करके स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करके ये सम सॉल्व करोगे। आर वी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 9.8। एंड इट इज वेरी गुड दैट तुम अपने तीसरे या चौथे सम में कुछ सॉल्व कर रहे हो। ऑलराइट, वो लोग को थोड़ा टाइम लगा था, वो लोग को मैंने बहुत सारे सम्स तक मैंने ऐसे गाइड किया था, फिर वो लोग को खुद से दिया था। तुम लोग को मैं फॉर सम रीजन ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा जल्दी पिक किया हो तुम लोगों ने। एंड कल ही कितना 3-4 लोग का तो टैली हो गया था ना वन गो में। एंड ऑब्वियसली सी, क्लास में एक का हुआ मतलब क्लास का हो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका हो जाएगा। कोई एक स्टूडेंट होता है जो जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई लेट पिकअप करता है, वैसा होता है, सबके साथ होता है। बट अगर एक का भी टैली हुआ है ना, मतलब किसी को तो समझा है, अगर किसी को समझा तो बाकी क्लास को भी समझ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भी बिरादरी का है जो भी है। समझा कि नहीं समझा? तुम्हारे ही सेम बिरादरी का दूसरा वर्ड नहीं मेरे पास अभी, कॉमन कैटेगरी का, या यूज सेड बराबर है। मतलब इंटेलिजेंस वाइज बोलो, पढ़ाई वाइज बोलो, जो भी बोलो। अब यहाँ एक चीज सुन लो, आई डोंट केयर, मैं तुम लोगों को डे वन से बोल रहा हूँ। आई डोंट केयर तुम ट्वेल्थ में 85 to 90% वाले हो कि 55 to 60% वाले हो, मेरे लिए तुम सेम हो। सबका इंटेलिजेंस सेम, सब लोग स्मार्ट, सब लोग हार्ड वर्किंग, सब लोग पास हो सकते हैं, सब लोग फेल हो सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीज को इक्वल वेटेज दिया, स्मार्ट भी बोला लेकिन फेलियर भी बोला। समझा? दिस इज अ रियलिटी चेक। क्योंकि अभी एक और चीज बोलू क्या, परसेंटेज सब लोग समझते हो ना? ठीक है, परसेंटेज मतलब 100 का पोर्शन। ठीक है, तुम लोग का रिजल्ट कितना आता है पता है? 10 से लेके 20% के बीच में, 10 से लेके 20% से बीच में। ठीक है, अदरवाइज सिंगल में आता है, हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, स्कॉलर बच्चे अभी दे रहे हैं। लेट अस कीप अ स्टैंडर्ड ऑफ 15%, कितना? 15% रिजल्ट आएगा। जो भी अटेम्प्ट देगा 15% रिजल्ट आएगा। ठीक है, दैट अपियर्स 15% अच्छा रिजल्ट है। अच्छा है, मैं बताऊं कितना है? 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16 में से 15% मारो कैलसी पे। 17 into 15%। 17 ही तो तनिष को पकड़ा ही नहीं। 2.5 है, राउंड ऑफ टू 3। 17 में से सिर्फ 3 लोग पास होने वाले। 15%। अरे बाबा, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं तुम लोग 3 लोग को ही पास नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ। लेकिन अगर तुम 17 हो और टोटल और पॉपुलेशन को ऐड किया जिसका टोटल 110 हो रहा है, समझा? अब 110 का 15% निकालो, 16.5, राउंड फिगर 17। क्या वो 17 तुम हो सकते हो? यस। सो अगर तुमको पास होना है तो पॉपुलेशन को फेल करना पड़ेगा। इधर भी दूसरे क्लास में पढ़ा रहा, गलत पढ़ा हूँ। मैं उधर का रेशियो भी बढ़ा दूंगा ना, उनको तुम्हारे साथ इंक्लूड करके किसी और क्लास को फेल कराता हूँ ना। मैं क्यों फेल हूँ यार? तुम लोगों को पास है, मेरा तो नहीं परसेंटेज ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। अभी तक क्रॉस वेरीफाई कर लो, कभी कुछ गलत नहीं पड़ा है। वाह, समझा सबको? एनीवे, जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि आ, अगर तुम लोगों को पास होना है तो तुम लोग का थियोरी पेपर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है? यू एक्चुअली डोंट हैव टू बी राइट, यू हैव टू बी बेटर देन 2 पेपर्स अहेड एंड 2 पेपर्स बिहाइंड। सिंपल हिसाब है। थियोरी पेपर में अगर स्कोर करना है ना, तो थोड़ा नसीब का खेल भी है। तुम तो अच्छा करो ही, लेकिन तुम लोगों ने सपोज इतना अच्छा लिखा कि 50 मिल पाए, इतना अच्छा लिखा,
क्वालिटी वाइज यू आर वेरी गुड, कि कोई भी आईसीआईसीआई का कोई भी करेक्टर दो 50 तो दे ही देगा। ठीक है, एग्जाम्पल सुन। लेकिन तुम्हारे दो आगे दो पीछे लोग ऐसे हैं जिनके 40 के भी वांदे, तो दो आगे पे तो अब अपने को नहीं पता ना कि तुम्हारा पेपर रोल नंबर असेंडिंग वाइज जाएगा कि डिसेंडिंग वाइज जाएगा। जैसा रोल नंबर आएगा फटाफट वो लोग रख के चेक करना चालू करेंगे। तुम्हारे पेपर के दो पेपर पहले ऐसे पेपर है यार, क्या लिखा है इसका कुछ, डज इवन डिजर्व टू गिव एग्जीक्यूटिव, चल दे देते 35, चल दे देते 30, ऐसा दिया। और फिर आया तुम्हारा पेपर, तो तुम्हारा एक एवरेज या अबव एवरेज पेपर भी एक्सेलेंट पेपर दिखेगा उसको, क्योंकि इतने फालतू आंसर देखे ना उसने पहले दो पेपर्स में। अरे ये मस्त है, टिक टिक टिक, जहां पे 5 में से 3 देना चाहिए वो 3.5 दे देगा। इमोशनली अरे इतना मस्त पेपर है, कुछ समझ में आया। लेकिन वो बैकफायर भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पहले दो वाले वैसे पेपर निकले और तुम एवरेज निकले, तो तुमको 3 मिलने के बजाय 2.5, ये दो पेपर देखो सेम एज सब कुछ इतना अच्छा लिखा है, ये क्या लिखा है इसने 2.5। थियरी पेपर में ऐसा बहुत होता है, और इसके कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को अपना बेस्ट देख के अच्छा लिख के आने का, टू द पॉइंट। मार्क्स का भरोसा नहीं है, मार्क्स का रेंज रहता है, मेरे को 50 से लेके 65 में कुछ भी मिल सकता है। ये थियोरी का सच्चाई है। तुम्हारा 4 पेपर में से 3 थियोरी है, समझ में आ रहा है। एसबीआईएल में ऐसा नहीं होएगा। एसबीआईएल में आंसरिंग, एसबीआईएल में इज लाइक ओसी राइट, तो आंसर का जो क्वालिटी है ना वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। 4 पॉइंट 4 पॉइंट, कोई भी कुछ भी इंग्लिश में लिखे वही 4 पॉइंट लिखेगा। लेकिन जेआईजीएल और कंपनी लॉ में तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसमें स्किल इन्वॉल्व है, उसमें थोड़ा इंग्लिश अच्छा रहना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स अच्छा रहना चाहिए, तो तुम लोग का इंप्रेसिव आंसर लगेगा। इसका मतलब ये नहीं बाकी आंसर इंप्रेसिव नहीं लगा, लगेगा। किसी ने रॉन्ग आंसर लिखा रहेगा उसके सामने तुम्हारा आंसर करेक्ट ही लगेगा, तो फिर तुम लोग को मार्क्स मिलने का वो एक वो बोलते हैं ना, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 4 to 5 मार्क्स ओवरऑल टोटल में, ये जो मैं तुम लोग को लक फैक्टर बोल रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल में तुम्हारे आगे 50 पेपर भी एक्सेलेंट हो ना, तुम्हारा पेपर एक्सीलेंट हो सकता है। क्यों, यही आंसर है। उन्होंने भी यही लिखा है, तुमने भी यही लिखा है, वो टिक मार्क करके 5 ही देने वाला है। देयर इज नो डिस्पैरिटी हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द आंसर। हाँ, उसमें एक चीज हो सकता है, तुमने इतना शैबी लिखा है पेपर कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। शी, इतना गंदा लिखा, सब करेक्ट है फिर भी इतना गंदा, हट काट एक मार्क। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रेजेंटेशन में ध्यान दो, हैंडराइटिंग ऐसा लेजिबल निकालो कि दिखे, पढ़ने में अच्छा लगे। प्रेजेंटेशन का इसीलिए तो इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों हमको बचपन में बोला जाता था कट मत करो, अच्छा हैंडराइटिंग लिखो, क्योंकि कभी कभी गंदे हैंडराइटिंग में भी करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग को मजा नहीं आता है, वो तो मैं बोलता अच्छा हूँ इसलिए तुम लोग चला लेते हो ये। अगर मेरा बोलने का स्किल नहीं रहता और फिर हैंडराइटिंग पे मेरा टीचिंग रहता ना तो गया था मैं। कुछ समझ में आ रहा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हैंडराइटिंग बहुत सही होता है। अब यहाँ पे तुम लोग को सैडली एग्जाम्पल नहीं है, आई डोंट नो, बट कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनका हैंडराइटिंग बहुत सही रहता है। अबे प्रोफेसर का बात कर रहे हो रे, बुक में तो सब अच्छा ही लिखते हैं। वो ठीक ठाक है ना, अच्छा नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्रोफेसर जो लिखेंगे ना तो ऐसा, आप सिर्फ लिखते रहो बोलो मत, इतना अच्छा हैंडराइटिंग रहता है एकदम, सब पूरा ड्राइंग किया वो। ठीक है, बट द पॉइंट बीइंग, देयर इज व्हाट प्रेजेंटेशन मैटर्स। आजकल तो टेंशन ही सब पीपीटी पे पढ़ाते हैं, लिखना किसको है, कोई इशू ही नहीं है। सो द पॉइंट इज दीज आर थिंग्स जो एडिशनल, वो अप्सरा का ऐड आता था ना, 2 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग वगैरह, फ्रैंकली स्पीकिंग वैसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आता रहता है ना ऐड। वो एडिशनल प्रेजेंटेशन पे 2 4 मार्क इधर उधर, बट दैट इज लक। तुम अच्छा प्रेजेंट करो, तुम्हारे आगे या पीछे वाला और अच्छा प्रेजेंट करेगा, वो तुम थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। पर अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपन अच्छा पेपर लिखो। सेकेंडली प्रैक्टिकल में ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा लिखो फुल। तो पेपर नंबर 4 इसीलिए मैं बोलता हूँ एग्जामिनेशन पेपर है, पेपर 4। पर तुम लोग को वैसा लगना चाहिए। प्रॉब्लम मैंने बोला ना, आई डोंट थिंक आई डिस्कस विद यू, आई डिस्कस विद देम, मैं बोला क्या, पेपर 4 पहुंचते पहुंचते तुम लोग को पता चल जाता है तुम्हारा स्टेटस क्या है। नहीं हाँ, मालूम, शुभम उस दिन बोल रहा था उसको पिछले अटेम्प्ट में सीएमएससी इतना खराब कि अगले 2 पेपर का पढ़ाई करने का मन ही ऐसा ही नहीं होता है। क्या होता है मालूम है, पेपर 1 आई थिंक जेएजीएल है राइट, किया। सेकेंड पेपर कॉर्पोरेट लॉ, तभी तुम लोग इतना दिमाग को स्ट्रेस दे चुके रहते हो। यू आर स्टडिंग अ लॉट वेरी हार्ड फॉर दीज 2 पेपर्स, बहुत पढ़ाई है, बहुत आउटपुट है। थर्ड पेपर थोड़ा थोड़ा सा एसबीआई इससे कम है। चौथे पेपर तक मालूम पड़ जाएगा भाई ग्रुप 1 पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो प्रॉब्लम ये है ना, ये वाला पेपर फर्स्ट रहता ना तो मोटिवेशन रहता कि नहीं भाई ये वाला पेपर सबसे कम सिलेबस है, अपने को इसमें मस्त मार्क्स मारना ही है।
चौथे पेपर तक वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट थ्री पेपर्स दैट यू आर गोइंग टू, आई वुड से कैसा जाएगा तुम्हारा। एंड इट इज इरिस्पेक्ट तुम्हारा कौन सा भी अटेम्प्ट हो, पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा हो, मतलब रिपीटर हो, फ्रेशर हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एग्जाम का साइकोलॉजी है, वो तभी के तभी होएगा। तो पहले बाय द टाइम यू रीच टू थर्ड पेपर ना, फोर्थ पेपर का पढ़ाई करते टाइम ऐसा मोटिवेशन हो चाहिए यार, कुछ भी गंदा भी गया ना तो सुन लो तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर पहला तीन पेपर अच्छा गया है तो व्हाट शुड यू थिंक, कि यार पहले तीन पेपर में 40 45 50 मिलके 150 हो जाएगा या 145 हो जाएगा, अपने को अभी इसमें 60 मारना ही है। ये 60 किया पक्का 200, फिर उसमें 40 भी मार दे तो भी पास। ऐसा अपने आप को पुश करो फोर्थ पेपर, क्योंकि फोर्थ पेपर कैसा रहता है मालूम है, जैसा फोर्थ पेपर के बाद फुल जन्नत दिख रहा होता है और यहाँ पे सिर्फ एक छुट्टी और एक खत्म करो, कैसे भी छोड़ना है, 2 महीने बाद देख लेंगे। वो इमोशंस को कंट्रोल करो, वो जेन्युइनली 2 महीने बाद का 4 महीने का पार्टी होना चाहिए ना, तो चौथे पेपर पे फोकस करो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। और अगर और अगर तुम लोग का पहले तीन पेपर में बस विकेट डाउन, इंडिया हारने वाली है, तो जसप्रीत बुमराह की तरह जाके 30 रन मार के आ जाने का। हारेंगे तो डिग्निटी से हारेंगे, अगर फेल होना है तो एक 60 मार के फेल होंगे। वो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ये मैं एग्जांपल दिया ना, उसमें क्या होता है, इंडिया मैच हार रही थी, नहीं एक्चुअली वो मैच इंडिया हारी नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट देयर वाज वन मोर मैच, लॉर्ड्स में अजीत अगर का सेंचुरी मारा। अजीत अगर जो अभी चीफ ऑफ सिलेक्टर है ना, अगर देखा जाएगा तो वट, इंडिया बुरी तरह मैच हार रही है, लेकिन पीपल आर स्टिल अप्रिशिएटिंग, ठीक है बात हार गया मालूम है, लेकिन एटलीस्ट जो खेल रहा है अच्छा खेल रहा है, एंड इट विद अ प्राइड। वैसे तुम लोग को ऐसा ऐसा होना चाहिए कि पहला तीन पेपर गया तो गया ना, देख भाई हमने CAFM में सबसे कम सिलेबस है, इतना भी पढ़ के जाएगा तो 40 मारने का अपना है क्षमता, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के 60 का ट्राई करते हैं। लेट अस रिमूव दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर ईयर, तो अगले बार अटेम्प्ट लगना ही है ना, तो एक सब्जेक्ट कम देंगे। कुछ समझ में आया? आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ साइकोलॉजी जिससे तुम अपने आप को फोर्थ पेपर पे स्टिल जिंदा रख सको और अच्छा एक, बोलते हैं ना बैटल फील्ड में अच्छा फाइट कर सको। कुछ समझ में आ रहा है? एंड माइंड यू, अगर तुम्हारा मोटिवेशन रहेगा ना कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए 60 तो करना ही है, तो पास हो जाएंगे, या कुछ भी हो जाए 60 तो करना ही है, तो एटलीस्ट एक ग्रुप का एक पेपर कम हो जाएगा। सी यू नेवर नो तुम्हारा एग्जाम्स का आउटकम क्या है, वो दिसंबर में ही मालूम पड़ेगा। पढ़ाई करके भी प्रॉब्लम होता है लोगों को, नहीं करके भी अच्छा निकल जाता है। सो दैट इज समथिंग डिबेटेबल एंड इट इज समथिंग ग्रे। ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि यही होएगा यही नहीं होएगा, ये सबका अलग अलग रहता है। पर सबको एक मोटिवेशन जरूर देना चाहिए कि पेपर फोर में तो लोग आशीष सर के सब्जेक्ट में कुछ ऐसा ये है क्या, अरे यार ये तो आता ही नहीं, अरे कौन सा क्या पढ़ लिया हमने, रॉकेट साइंस, फिजिक्स, अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसा कुछ है, समझ जाओगे ना, पढ़ाई किया तो आ जाएगा ना। मेरे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है, अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी है कि अरे यार ये तो लैटिन ही है, मतलब ये भाषा ही क्या बोल रहे समझ रहे हम लोग को तो कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? तो डोंट यू थिंक कि बोथ दीज सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंपेयर टू अदर थ्री? कंपेयर करो चैप्टर्स वाइज, जल्दी कवर होता खत्म जल्दी होता है ना पढ़ाई करके। और तुम लोग को ऐसा भी है ना कि मैक्सिमम चीज इसमें से आता है, थोड़े थोड़े चीजों का ही हेल्प करना पड़ेगा। यस। सो मेहनत वाइज ये सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट सबसे कम मेहनत करने वाला है कंपेयर टू 1 2 3। इसीलिए अपने आप को मोटिवेट करो, इसमें 60 तो लाना ही है। अगर तुम पास हो रहे हो तो पुश हो जाएगा, डेफिनेट गारंटी आ जाएगा कि ग्रुप 1 निकल जाओगे। अगर गलती से कहीं ना कहीं डामाडोल है, सब में मेरे को डर तो है, 40 40 40 तो आ जाएगा, लेकिन एग्जामेशन नहीं आ रहा तो 200 नहीं आएगा, दिस इज योर सब्जेक्ट। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, मोटिवेशन फर्स्ट पेपर के टाइम नहीं आएगा, पहला सेकंड थर्ड पेपर होने के बाद तुम क्या साइकोलॉजी में हो, तब अपने आप को गिरने मत देना, तब अपने आप को उठाना। नहीं बॉस एक लास्ट पेपर है, निखिल सर ने बोला था कभी उम्मीद मत छोड़ना, मैं एक बार तो ट्राई करूंगा 60 के लिए, और 60 के लिए ही ट्राई करो, कुछ भी हो जाए, पास हो रहे हो ना, अगर पहला तीन पेपर अच्छा भी गया ना तो एकदम 60, मतलब मेरा 40 है ही नहीं, 40 50 तो इसमें है ही नहीं, 60। जब 60 का सोचोगे ना, तब 60 का पढ़ाई करोगे, तब जाके 60 आने का प्रोबेबिलिटी है। अगर 55 भी आ गया ना तो भी एवरेज पुल हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो? इसीलिए ऑलवेज थिंक 60 फ्रॉम 11th of November ऑनवर्ड्स, ये सॉरी 9th of November, आज से लेके 26 27 28 दिसंबर तक पेपर फोर में 60 के नीचे सोचना नहीं।
पढ़ाई यहाँ पे किया है, सबसे कम पढ़ाई पे तुम्हारा काम हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई है। समझ में आ रहा है? और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पेपर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है बाकी सिलेबस में, बाकी सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस पढ़ना है, और उधर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, कंपेरेटिव कम चैलेंजिंग ये है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं एसबीआई का नाम ही नहीं लेता। मैंने तो तुम लोग को अगर याद रहेगा, 3-4 लेक्चर पहले, 3-4 महीने पहले फॉर श्योर बोला था एसबीआई भी एग्जामिशन पेपर है, ओसी टाइप है, पॉइंटर्स लिखो, 4 पॉइंट लिखा 4 मार्क मिल जाता है, बोला था कि नहीं? हाँ। क्यों बोलूं मैं, मेरा तो पेपर ही नहीं। It is not about my paper, Riddhi ma'am's paper, Ashish. It is not about that. It is about a tactic, a process, or a technique to clear this exam. I don't know how many classes or how many people give that to the students, but we obviously want कि holistically काम होना चाहिए, पेपर वाइज। तुम लोग को समझ रहा है? एंड एवरी एग्जाम हैज टू बी अप्रोच्ड डिफरेंटली, सबको सेम तरीके से नहीं जा सकते। जैसा जेआईजीएल में पढ़ाई करते हो वैसे कंपनी लॉ में नहीं पढ़ सकते, जैसा अकाउंटिंग में पढ़ते हो वैसे एसबीआई में नहीं पढ़ सकते। सबका अलग अलग अप्रोच रहता है, एंड सबका अलग अलग स्ट्रेंथ रहता है। मेरे को जेआईजीएल आता है, पर किसी और को एसबीआई आता रहेगा, किसी और को अकाउंटिंग आता रहेगा, किसी और को कंपनी लॉ आता रहेगा। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है। लेकिन अकाउंटिंग क्यों सबके लिए कॉमन है? क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है चारों सब्जेक्ट में से जो तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज दैट ऑल ऑफ यू हैव टुगेदर, जिसमें कोई स्ट्रेंथ वीकनेस का लेना देना नहीं है। इसीलिए इसमें 60 सोचो, क्योंकि डेबिट डॉट कम्स इन क्रेडिट डॉट गोज आउट में कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लॉ सोचने का जरूरत, सिंपल रूल है, याद रखो, आ जाएगा। समझ में आया सबको? ओके, चलो, लेट अस टर्न अवर अटेंशन ऑन दैट पॉजिटिव नोट टू प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या लिख के रखा है देखो, तनिष्क को समझा क्या? 15 मिनट का ज्ञान। हाँ। हंस रहा है, देखो तेरा फोटो दिख रहा है हम लोग को सबको। पास होके दिखा, थोड़ी बहन के, तेरे बहन के सामने थोड़ा ब्रैक कर पाएगा। 5 मिनट का ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि वो बोलेगी फाइनल में आ देखती हूँ, उसको मालूम रहेगा तुम्हारे फाइनल का सिलेबस क्या है। एनीवे, ओके, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन AS3 रिवाइज्ड। ओके, क्या लिख के रखा है ना? इनर कॉलम, सबसे पहला कॉलम चेक, इनर कॉलम आउटर कॉलम। ठीक है, इनर कॉलम इज ओपनिंग, आउटर कॉलम इज क्लोजिंग। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जीरो था, पीछे गया, जीरो था, 2,50,000, सॉरी, 3 लाख था, 3,50,000 हो गया, जीरो क्या बोल रहा हूँ, क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम नंबर 5, पेज 9.8 देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बिकेम 3 लाख का 3,50,000। इशू ऑफ शेयर्स हुआ है, कैश कमिंग इन की गोइंग आउट, तो कैश फ्लो में पॉजिटिव की नेगेटिव, किधर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, 18% प्रेफरेंस शेयर। देखो इसमें मजा, देखो नया चीज देखोगे तुम लोग। 18% प्रेफरेंस शेयर कितना है? 2 लाख था, 1 लाख हो गया, क्या हुआ है? रिडेम्पशन हो गया है, कैश कमिंग इन की गोइंग आउट, तो प्लस के माइनस किधर आएगा? नेक्स्ट देखो, 14% डिबेंचर, उसका नेक्स्ट देखेंगे, उसका नेक्स्ट है, सीआरआर बनाया नहीं है। 14% डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख का था, 2 लाख हो गया, कहने से इश्योर डिबेंचर्स, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस के माइनस। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा रुक जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएनएल दिख रहा है कहीं? नहीं ना, तो रिजर्व्स एंड, तुम लोग झगड़ा मत करो, रिजर्व्स एंड सरप्लस अब तुम लोग का पीएनएल की तरह काम करेगा, समझा? रिजर्व्स एंड सरप्लस विल एक्ट एज योर पीएनएल। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है वो पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, एंड क्लोजिंग विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड बॉटम में, समझा क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस है, पर बाकी कुछ नहीं है, पीएनएल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो इफ यू डोंट हैव अ पीएनएल, पर तुमको पीएनएल अकाउंट बनाने का ही है, तो रिजर्व्स को पीएनएल अकाउंट बनाओ, तो रिजर्व्स विल एक्ट एज योर पीएनएल अकाउंट। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 विल बी पीएनएल के क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, एंड उसका क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम पीएनएल के डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस, समझा? नेक्स्ट,
क्रेडिटर्स DAL वाला रूल, ठीक है। इंक्रीज लायबिलिटी ऐड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ऐड हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, ऐड करो, प्लस करो। प्रोविजन फॉर टैक्स सीधा लेजर बनाओ, सोचने का भी नहीं। हाँ, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, टैक्स नहीं है। हाँ तो DAL यूज करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब RDD। DAL यूज करो, 10,000 था 15 हो गया, कहना से इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐड, प्लस करो। नेक्स्ट, फिक्स एसेट नेट 5,10,000 6,20,000 लेजर बनाओ। क्यों मालूम है, फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन होता है, तो एसेट का वैल्यू कम होना चाहिए। यहाँ पे तो बढ़ रहा है, तो मतलब परचेस तो हुआ ही है, डेप्री भी हुआ है, तो दो दो एडजस्टमेंट श्योर है ना, लेजर बनाओ। नेक्स्ट, 10% इन्वेस्टमेंट 30,000 है, 80 हो गया, रुक जाओ, एक परचेस ही रहेगा सिर्फ, तो लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अपन परचेस समझ के चलते हैं, ठीक है। ऐसा समझो 30,000 का 80,000 हुआ, मतलब 50,000 का परचेज हो गया, सुना क्या सब लोग ने, 30 का 80 हुआ मतलब 50 का परचेज हो गया। बताओ इफेक्ट क्या आएगा। करेक्ट, इफेक्ट एंड कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा कि लेस होएगा, पक्का, श्योर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, कैश लास्ट में लिख लेना, कैश एट बिगिनिंग, कैश एट एंड। डेटर्स करंट एसेट डिक्रीज एसेट ऐड करने का है। डेटर्स हम लोगों का है 1 लाख, बन गया 2,10,000, उल्टा करो, डिक्रीज एसेट को प्लस करना ना, माइनस लिखो वहां पे। अब स्टॉक मेरे को सीधा बताओ, प्लस के माइनस, देखा समझा ना। डेटर्स अगर तुम लोगों का डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करते, तुम लोग का इंक्रीज हो रहा है तो तुमने देख लिया, अरे बढ़ रहा है तो माइनस डाला, स्टॉक अपने आप कम हो रहा है तो प्लस, ऐसा मैकेनिकल करने का। नेक्स्ट, लास्ट क्या है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये नया आइटम है। क्या होता है मालूम है, डिस्काउंट, डिस्काउंट इज जस्ट लाइक गुडविल, ऐसे समझ के चलो। एक होता है इंटेंजिबल एसेट, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा अभी के अभी प्रीपेड जैसे समझ लो, ठीक है। तुरंत पूरा P&L में राइट ऑफ नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा करके करने का। तो इसमें है ना, जैसा राइट ऑफ होता है, जैसे गुडविल में एमोर्टाइजेशन होता है ना, वैसे इसमें राइट ऑफ होएगा। तो पहले था 10,000, अब 5,000 हो गया, इसका मतलब क्या होगा मालूम है, तुम्हारा 10,000 का जमा डिस्काउंट था, जमा किया हुआ डिस्काउंट एक साथ P&L में नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डालते हैं ताकि एकदम लॉस बर्डन ना हो। तो अब इसमें से क्या किया, 10,000 में से -5,000 राइट ऑफ कर दिया, ऐसा प्रोसेस है। सुना सब लोगों ने। तो ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये ट्रांजेक्शन है इंग्लिश में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ इन द ईयर ₹5,000। सो इफ यू राइट ऑफ द एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, सुना क्या सब लोगों ने, इफ यू राइट ऑफ द एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, यहां पर वही ट्रांजेक्शन है, 5,000 का राइट ऑफ है, तो हम एंट्री मारेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट बना नहीं रहे, तो इसका एक इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट साइड। समझा सबको। सो कभी भी कोई भी डिस्काउंट आगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसा सब भी आता है, वो थोड़ा थोड़ा करके P&L में जाता है, तो उसका इफेक्ट इज P&L के डेबिट साइड पे। नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा क्या, असर समझा, श्रावणी कुछ भी नहीं समझा क्या, काइस नहीं करा, करला ना। नेक्स्ट, चलो, एस अभी एडजस्टमेंट पहला क्या है, अ मशीन विथ बुक वैल्यू ऑफ 40 was sold for 25। सबसे पहले क्या करने का, करेक्ट, सेलिंग प्राइस पकड़ने का कि नहीं, कितना अमाउंट है, क्या करेंगे उसका, कैसे इफेक्ट देंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो एंट्री हो गया, वेरी गुड, इफेक्ट बताओ। अबे क्या, हाँ कैश बैंक में ऐड होएगा, किधर ऐड होएगा, इन्वेस्टिंग, मेरे को लगा बोले कैश बैंक के डेबिट साइड पे, बोला अरे वो लेजर नहीं बन रहा है। एंड दूसरा इफेक्ट मशीन के क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड, दैट्स इट, खत्म हो गया काम। क्या बचा है, प्रॉफिट। कभी भी सेल होता है तो सेलिंग प्राइस वाला गिवन एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला हिडन एडजस्टमेंट है। कितना प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000, क्या करेंगे उसका, लॉस है, करेक्ट, क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट,
तो पीएनएल के डेबिट में, एसेट के क्रेडिट में। समझा सबको? और वर्डिंग लिखोगे लॉस ऑन सेल। आर वी क्लियर? तनिष क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है प्रेफरेंस शेयर। डेप्री है, सॉरी। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। चलो डेप्री का भी एंट्री आ गया। डेप्री का एंट्री, डेप्री टू फिक्स एसेट। तो तुम लोगों का दो इफेक्ट जाएगा, एक पीएनएल के डेबिट में, एक एसेट के क्रेडिट में। सुना क्या सब लोगों ने? दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 5D, इन केस यू डोंट रिमेम्बर। समझा? नेक्स्ट। Preference share were redeemed on 31st March at a premium of 5%. Preference shares were redeemed at a premium of 5%. तो हम लोगों को एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स में फेस वैल्यू कितना है एंड प्रीमियम कितना है एंड टोटल। फेस वैल्यू कितना है? क्या नहीं दिया? दिया है। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है। एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो कितना रिडीम हुआ? 1 लाख का रिडेम्पशन हुआ फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है? 5%। समझा? इसका इम्पैक्ट आएगा, एक ही इम्पैक्ट आएगा, दैट इज कैश फ्लो लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है? 5,000 का दो इफेक्ट आएगा। ओके, क्योंकि पहले तुम लोग प्रीमियम को पे तो करते ही हो, लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग, एंड इसको राइट ऑफ भी करते हो ना? इसको राइट ऑफ भी करते हो ना? किससे राइट ऑफ करते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल राइट इट ऑफ अगेंस्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एक इफेक्ट तो ये आया। दूसरा इफेक्ट विल बी, पता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट या रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। समझा कि नहीं? तो सेकेंड इफेक्ट विल बी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। समझा? क्योंकि एक इफेक्ट है पेमेंट का, जो हम लोग लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग करेंगे, प्रीमियम पेड। समझा कि नहीं समझा? दूसरा इफेक्ट है राइट ऑफ का, जो तुम लोग को क्वेश्चन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन ने सिर्फ प्रीमियम दिया है, एडजस्टमेंट में उससे पैसा गया वो समझ में आता है, लेकिन राइट ऑफ भी तो करना पड़ता है। अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते थे। क्या तुम्हारे बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? नहीं है। तो किससे करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से या पीएनएल से। समझ में आया कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? तो कभी भी प्रीमियम का एडजस्टमेंट में आता है ना, तो एक तो होता है पैसा पे करने का, दूसरा होता है राइट ऑफ। अब राइट ऑफ विल डिपेंड। अगर हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व, सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता, तो जाके उसमें राइट ऑफ कर दे, वहां पे लिखा रहता। वैसे सब भी वैसे डिजाइन होता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर 5,000 से कम हुआ रहता। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिक्योरिटीज प्रीमियम वुड हैव हैड अ 5,000 का डिफरेंस। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, तो फिलहाल इसका इफेक्ट इज लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग, ऑलराइट, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके डेबिट कर देने का, दैट इज पीएनएल में जाके डेबिट करने का। आर वी क्लियर? थोड़ा समझ में आया? नेक्स्ट। An interim dividend of 15% was paid on 31st March 2021. Interim dividend, अरे बाप रे। प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाज आल्सो पेड, ठीक है। क्या होता है मालूम है? अगर अगर तुम लोगों का अगर तुम लोगों का डिविडेंड इज पेड ऑन द लास्ट डे, you have to assume that it has to be paid on the opening balance. समझा? इसका मैंने नोट दिया रहेगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ, प्रॉब्लम भाई चालू है ना? हाँ हाँ देखो Interest and dividend will be calculated on opening balance.
एक काम करो, इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स कितना है? 3 लाख ना, उस पर 15% बोला है। ठीक। ए प्रेफिस, ए तुम लोग क्या कर रहे हो रे? तुम लोग दोनों को बाहर करूंगा मैं, टाइम पास बंद करो। क्यों उसको उंगली कर रहे हैं पीछे से? बैठ के चुपचाप पढ़ रहा है, पढ़ने ना, तेरा क्या चाहिएगा वो? तो क्यों ले रहे हैं? उसको दे ना, दूसरे जगह से ले। वही मिलता है क्या झगड़ा करने के लिए? पूरा क्वेश्चन से ध्यान हट रहा है तेरा, दोनों का था। सिंस द फ्रेश इशू ऑफ, नहीं फ्रेश इशू नहीं, ये नोट देखो सब लोग। सिंस द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑन द लास्ट डे। मेरे को एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा साल यूज किया और लास्ट डे पे रिडेम्पशन किया, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो डिविडेंड हम लोग कौन से बैलेंस पे आइडियली देना चाहिए? सोचो, स्टार्टिंग से 2 लाख, कितना है, 2 लाख है ना, 2 लाख का पैसा यूज कर रहे हैं, लास्ट डे 31 मार्च को 1 लाख कर दिया उसको, तो अब डिविडेंड देने का बारी आया है। तो क्या हम बचे हुए 1 लाख लोगों को ही देंगे कि पुराने 2 लाख लोगों को देना चाहिए? क्योंकि तूने उनका भी पैसा यूज किया है ना, यस और नो? तो उनको सबको डिविडेंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, सिंस द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, द प्रेफरेंस डिविडेंड द प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी, इधर लिखता हूं, कैलकुलेटेड, will be calculated on opening balance for equity, equity dividend भी बोल के रखा है ना, it will be assumed that issue is on last day, hence dividend will be calculated again on opening balance. ये समझा कि नहीं? अभी एज्यूम करो इक्विटी, इक्विटी वाले 3 लाख थे, 3,50,000 हो गए, लास्ट डे पे कुछ लोगों ने 50,000 रुपए लिया हमने, अब डिविडेंड देने का बारी आया है। डिविडेंड मतलब रिवॉर्ड, कि तुमने हमको पैसा दिया, हमने उससे काम किया, अब तुमको रिवॉर्ड दे रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, हमने इक्विटी वालों का 3.5 लाख रुपए यूज किया कि 3 लाख रुपए यूज किए? तो डिविडेंड कितने पे जाना चाहिए? आइडियली 3 लाख पे जाना चाहिए ना। समझ में आया? इस अजम्पशन पे हम चल रहे हैं कि पहले हम डिविडेंड दे देंगे 3 लाख रुपए, ये 3 लाख तुम लोग ने अपना मेरे को कंट्रीब्यूशन दिया, आई यूज्ड योर मनी, ये लो तुम्हारा डिविडेंड, और फिर 50,000 रुपए का इशू करेंगे। क्योंकि इक्विटी में एक मजे का बात क्या मालूम है, इक्विटी में ना, जो डेट पे, कुछ भी डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो डेट पे जो भी शेयर इशूड है ना, सब पे डिविडेंड देना पड़ता है, टाइम बाउंड है ही नहीं। इसका मतलब क्या मालूम है? तुम लोग बोलते हो ना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ डेज या मंथ्स अपॉन 12 या 360, ऐसा करते हो कि नहीं? क्योंकि इट इज टाइम बाउंड, 1 महीने का टाइम पीरियड है, 1 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का टाइम पीरियड है, 3 महीने का इंटरेस्ट, बराबर है। इंटरेस्ट में ऐसा होता है, डिविडेंड में ऐसा होता ही नहीं। डिविडेंड में ना टाइम बाउंड ही नहीं, प्रैक्टिकली। तो अगर सपोज मैंने फ्रेश इशू किया इन द मंथ ऑफ, अभी नवंबर, 1 नवंबर को फ्रेश इशू किया, और अब मैं इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूं 15 नवंबर को, प्रैक्टिकली क्या होता है सुनो, 15 नवंबर को मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो 15 नवंबर को शेयर रजिस्टर ओपन किया जाएगा, जिस जिसका नाम है सबको डिविडेंड, सबको इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा इक्विटी में है। तो ऐसा नहीं होता है ये इसको 15 दिन का, इसको 45 डेज का, ऐसा डेज कैलकुलेट किया ही नहीं जाता है, वो कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता डिविडेंड में।
डिविडेंड इज फेस वैल्यू इंटू रेट, खत्म हो गया बात। नो नंबर ऑफ डेज इंटू 365, कुछ नहीं करने। कुछ समझ में आया? सो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। ऑलराइट, इधर हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली जा रहे हैं कि नहीं भाई, डिविडेंड पहले देंगे, तो द लॉजिक इज क्रोनोलॉजी शुड बी डिविडेंड पहले देंगे, 3 लाख पे डिविडेंड दे देंगे, फिर 50,000 इशू करेंगे। ये ऑब्वियसली असम्पशन है, बट वी हैव टू लिव विद दैट। थोड़ा समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सो टू थिंग्स टू रिमेंबर, अगर रिडेम्पशन लास्ट डे पे हुआ, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। अगर रिडेम्पशन लास्ट डे पे हुआ, रिडेम्पशन, तो ओपनिंग बैलेंस को पकड़ो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इज यूटिलाइज फॉर द होल ईयर। सुना? पर अगर रिडेम्पशन इन इन आवर केस देखो ना, प्रेफरेंस है तुम लोगों को कितना दिख रहा है? प्रेफरेंस दिख रहा है 2 लाख, एंड इट बिकेम 1 लाख। सपोज फर्स्ट डे पे रिडीम हो गया, तो पहले दिन से ही 2 लाख बिकेम 1 लाख। हाउ मच कैपिटल हैव यू यूटिलाइज फॉर द होल ईयर? 2 लाख की 1 लाख? तो उस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पे जाना चाहिए, 2 लाख पे कि 1 लाख पे? 1 लाख पे। तो इफ द रिडेम्पशन टेक प्लेस ऑन द फर्स्ट डे, यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस, उस पे डिविडेंड इंटरेस्ट देने का। दिस ट्रू फॉर डिबेंचर्स, दिस इज ट्रू फॉर प्रेफरेंस, नॉट इक्विटी, बट ट्रू फॉर डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस। समझा? सुना सब लोगों ने? नाउ अगेन डिबेंचर्स विल आल्सो भी हैव टू बी अज्यूम्ड कि डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर को कुछ दिया है क्या उन्होंने? डिबेंचर इंटरेस्ट दिया ही नहीं है ना। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च, हो गया खत्म। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं आता है। डिबेंचर इंटरेस्ट अपन तब देंगे, उसमें तो पूरा 14% दिया है ऑन 31 मार्च, व्हाट? ऐसा कैसा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्यों दिया? न्यू शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च, मतलब लास्ट डे ना? हाँ म्हणजे तुम्ही बोलत होते अजून तेरा कोणी म्हणजे हे करायचं काय? ते बोला ना ते की म्हणजे आपण जे डिव्हिडंड पे करणार ते तुला स्टार्टिंगला ओपनिंग करायचं प्ले हा, करणार तेव्हा सांगितलं की आपण इश्यू केल्यानंतर लास्ट डे वरती गेलं समझा। डिव्हिडंड पे आणि डिव्हिडंड आणि फॉर इक्विटी इट विल बी अज्यूम नहीं। ये लास्ट डे का अजम्पशन करने का जरूरत ही नहीं, उन्होंने बोल के रखा है। फॉर इक्विटी न्यू शेयर्स फॉर अज्यूम, न्यू शेयर्स इशूड सो नो डिविडेंड फॉर न्यू शेयर्स एंड dividend will be calculated on, ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, सिंस डिबेंचर्स लास्ट डे पे इशू किया है ना, ये सब मैं तुम लोग के साथ करूंगा। और कुछ दिया है? बस ना, प्रेफरेंस डिविडेंड कब किया, ये कब किया, वही लेके रखा है ना। ठीक है, चलो दैट्स इट। नाउ एक काम करो, ये तुम्हारा फर्स्ट वर्किंग नोट है। नाउ हाउ विल यू स्टार्ट फर्स्ट टू प्रिपेयर दीज वर्किंग? अभी देखो, इसमें कैलकुलेशन भी करना बाकी है। फिफ्थ, कहानी। मेरे को बोले प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा ओपनिंग बैलेंस पे, कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट है बताओ? 18% है 10 लाख रुपीज 18 हाँ सो 10% होता है 20,000, 38,000 है। 18% है, 36 ना 36 ठीक है। इक्विटी इक्विटी डिविडेंड कितना है?
15% इंटू ठीक है 3 लाख। समझा? पहले ये कॉपी करो, फिर मैं तुम लोग को रूलिंग बताता हूँ। पता नहीं पुराना बैच है, लास्ट ईयर के बैच में मैंने क्यों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि क्लियरली लिख के रखा है ना लास्ट डे पे, देने का जरूरत ही नहीं है। तनिष समझा तुझे? हाँ चलो ये लिखो, फिर मैं तुम लोग को रूलिंग देता हूँ। रूलिंग मतलब लाइंस। ब्रेक अभी अभी तो आया हो। ये वो स्लैब ये करना, नुपुर टेबल से रिमूव। सही दिखेगा, अरे एक जूम किया तो कट जाएगा, तो दिखाना उसको क्या था। ठीक है, तू तेरे बुक से दिखा दे उसको, वहाँ पे 4 लोग और लिख रहे हैं, ये चेंज किया ना पूरा अलाइनमेंट हिल जाएगा। वो तनिष भी लिख रहे हैं, फोटो कहाँ खड़ा है नीचे, वही मतलब आइलैंड ने मजा की तेरे को भी लग रहा है तेरे लिए रात भी लगा था छेड़ लगी इतना बोलता है ना बैटिंग अरे अरे चालू पण केलं तुम्ही कल्याणला कसं मी आता सगळं फ्रेंड मग तुझा एडजस्टमेंट वो छोटा उधर लिखने का नहीं तूने मेरे को तू मेरा पेन मेरे सेविंग से शुरू कर नहीं पेन एक का शेयर बना लिया करो हां तू नहीं ना ये काय पडा ये काय पडा मैं तो पुढे जाऊन मी तुला हां ठीक आहे मला काय पुढे जाऊन इधर ओके मेरा मेरा अकाउंट तो इसलिए मुझे Just cheating है सारे को नंबर पार ये रखो 99201541 ये रिकॉर्ड होता है ऐसे बोलना लेता ऐसे एक बार कौन सा गाना था अंदर में गरीब में तो ब्रदर्स गाना था हाँ देखा है बिल्कुल हंसो सोच के रिकॉर्ड होगा मेरे पास ये तेरी तरह है ना वो कि मेरी तरह है तेरी तरह बोला मेरी निमिष को ऐसे मतलब निमिष हो जाता है
अरे यार मैं पहले भी मैं घुस गया यार मैंने तो दूसरे का आयुष मी बसलोय बाजूला ना आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम पास चल रहा है, जल्दी करो। सब रिकॉर्ड हुआ तुम लोग जो कर रहे हो। तनिष हो गया क्या? नहीं। सर 5 मिनट हो जाएगा। अभी तुम लोग को इंटरनल ब्रेकअप मालूम है, मैं सीधा टोटल लाइंस देता हूँ। ठीक है। अरे यार शासन एक विषय छाती छील के तेरा लोग मान करूंगा तब जाके पूरा होगा मला मी पुढे गेले तर मला थांबवते सोबत चालेल सोडून पाय खिचतो प्रत्येक वेळेला मी काय करते माझा पाय पिकला डायरेक्ट तुमचे बटन तुमचे स्विच बोर्ड सॉरी। मी तर आतो पेपर तयार यस, सो तनिष का हो गया, क्लास में भी 3-4 लोग का हो गया, बाकी लोग प्लीज डू इट क्विक। तनिष अभी लग रहा है कंफर्ट लेवल? हाँ। नेक्स्ट टाइम इजी लग रहा है चैप्टर? हम्म। अगर 8 मार्क का है तो फुल मारेगा? पता नहीं। हाँ बता, क्यों नहीं? इजी लग रहा है ना, हो जाएगा। हो जाएगा। मेक श्योर डेबिट क्रेडिट एक इफेक्ट देता रहने का, कभी भी स्किप एडजस्टमेंट्स को क्लब नहीं करने का, स्किप नहीं करने का। वन हम्म। वन अमाउंट 2 इफेक्ट्स देने के बाद ही गो टू नेक्स्ट। वो डिसिप्लिन डेवलप करो, अपने आप हो जाएगा। हम्म। चलो यार, रिकॉर्ड पे आ गया, अब अपने को पॉज करने दे इसको। Illustration 1, I am not reading on purpose. It is a practice problem. It will not come in exam, but फिर भी practice चाहिए। Illustration 1 is about DAIL. समझा? क्या प्लस माइनस करना है? I want you to guys to try. लास्ट लाइन में प्रॉफिट दिया है ना, चेक करो लास्ट लाइन एवरीवन। Illustration 1 पहले तो Illustration 1 पे आओ सब लोग। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 11। ओके, उधर 36,000 था और इधर 3,16,000 था लास्ट लाइन है 7,000 प्रॉफिट, वो तुम लोग का फर्स्ट लाइन रहेगा। समझा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। सुनो ध्यान दो। उसके बाद तुम लोग को डीएल करना है फॉर बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इनकम अक्रूड एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझा सबको? यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी एंड देन अप्लाई डीएल। आया समझ में? नाउ जस्ट गिव हेल्प यू, अगर इनकम एडवांस में मिला, अगर इनकम एडवांस में मिला ना, तो अकाउंटिंग में उसको लायबिलिटी बना जाता है। समझा? कि पैसा अब जल्दी मिल गया, इनकम तो पूरे बाद में होने वाला है, तो लायबिलिटी माना जाता है। समझा? और अक्रूड इनकम
का मतलब होता है इनकम रिसीवेबल। कुछ भी आइटम रिसीवेबल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। सो अक्रूड इनकम इज एसेट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी। ऑन दैट नोट प्लीज स्टार्ट। तनिष तेरे को समझा? हाँ। तू है ना, एक काम करना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? लिसन। नेक्स्ट टाइम हम लोग वो सॉल्व सब जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें एक ही चीज नया है। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बाय, एंजॉय बाय संडे। बाय।